फाइन। सो नेक्स्ट टॉपिक हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज short term decision making. Anyone? What is decision making? Yes, Manahil. What is decision? Sir, decision making or decision is to choose between alternatives Correct. to make a choice. Perfect. Perfect. Rabia is choosing between alternatives. Decision related to management. ठीक है. ठीक है. Okay. So decision is what? This is basically choice between alternatives or between options. This may involve multiple decisions. Like say for instance एक कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि कोई प्रोडक्ट वो कंपनी खुद से बनाए या फिर बना बनाया खरीद ले। अगर कंपनी खुद बनाती है तो अपनी फैक्ट्री रखेगी, अपना मटेरियल खरीदेगी, लेबर खुद रिक्रूट करेगी, फैक्ट्री खुद चलाएगी, उसके ओवरहेड्स खुद चलाने पड़ेंगे। तो ऑप्शन है कंपनी के पास कि कोई प्रोडक्ट इन हाउस मैन्युफैक्चर किया जाए या फिर बना बनाया खरीदा जाए। तो बहुत से बिजनेसेस क्या करते हैं, बना बनाया प्रोडक्ट खरीद के रिटेलिंग करते हैं और खुद आगे बेचते हैं। और कुछ कंपनीज क्या करती हैं, यूनिट बनाती हैं, प्रोडक्ट्स बनाती हैं और फिर उसको बेचती हैं। तो ऑप्शन होता है कि कोई प्रोडक्ट खुद से बनाया जाए, इन हाउस मैन्युफैक्चर किया जाए, मेकिंग की जाए या फिर बाय किया जाए। There is an option of outsourcing. Anyone? What's outsourcing? आउटसोर्सिंग बेसिकली क्या होती है कि अगर कोई भी सर्विस हम खुद अवेल करें। ओके रितेश, ठीक है। परचेसिंग मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड, ओके ठीक है। हरी, basically this is particularly related to services. तो हम अगर किसी एक्सटर्नल वेंडर से या सप्लायर से कोई सर्विसेज अवेल करें तो उसको हम कहते हैं आउटसोर्सिंग। लाइक अगर एक कंपनी है, उसने मार्केटिंग करनी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो ऑप्शन उसके पास ये है कि वो खुद अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करे, उसमें स्टाफ रिक्रूट करे और अपने स्टाफ से अपनी मार्केटिंग करवाए। जबकि ऑल्टरनेटिवली जो मार्केटिंग एजेंसीज हैं, जो मार्केटिंग फर्म्स हैं, ऐसा भी पॉसिबल है कि हम डायरेक्टली उन मार्केटिंग कंपनीज को कह दें कि आप हमारी कंपनी की सोशल मीडिया मार्केटिंग या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मीडिया मार्केटिंग या ओवरऑल जो भी मार्केटिंग का हमारे सर के दर्द है वो आप संभाल लें। इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स है, एचआर रिक्रूटमेंट हम खुद करें या हम एचआर सर्विसेज आउटसोर्स कर दें। तो rosie.pk या ऐसे मल्टीपल सर्विसेज है जिनको हम कहें कि आप ही हमें इस लेवल का एम्प्लॉय रिक्रूट करके दें। फिर क्लासिफाइड जो एड्स प्लेस करना है वो भी उनका काम है, सीवीज कलेक्ट करना है वो भी उनका काम है, इंटरव्यूज कंडक्ट करना है वो भी उनका काम है, शॉर्टलिस्ट करना है, कॉल्स करनी है, ये सारा सर का दर्द उनका होगा। तो अगर कोई सर्विसेज कंपनी खुद से अपने आप को प्रोवाइड करे या खुद उसका डिपार्टमेंट क्रिएट करे तो वो इन हाउस सर्विसेज हो जाती हैं। और अगर कोई सर्विसेज हम एक्सटर्नल वेंडर से अवेल करें तो उसको हम कहते हैं आउटसोर्सिंग।
ये भी कंपनी को डिसीजन लेना होता है कि दोनों में से क्या बेहतर है। कोई प्रोडक्ट ऐसा है, कोई डिपार्टमेंट ऐसा है, कोई ब्रांच ऐसी है, कोई आउटलेट है, वी आर कंसिडरिंग टू शट इट डाउन। तो पॉसिबली हमें ये फैसला लेना पड़ता है कि क्या हमें वो पर्टिकुलर एरिया हमें शट डाउन करना चाहिए या फिर उसको कंटिन्यू करना चाहिए। इस तरह का कोई डिसीजन हमारे सामने आ सकता है। वैसे तो अगर हम कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्शन करते हैं तो कंपनी कंटिन्यूड रखती है, लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलने का आसरा हो जाता है तो हमें उस कॉन्ट्रैक्ट को कितनी प्राइस पे कोट करना चाहिए और क्या इतनी कीमत पे हमें ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग है, ये भी हमारा डिसीजन होता है। और डिसीजन मेनली ये होता है कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कोट करें या इसमें अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं, बिडिंग करते हैं इसमें, तो उसकी बिडिंग में हम कितनी अपनी तरफ से मिनिमम बिड मारें। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग में आपने कोशिश करनी होती है कि आप अपनी तरफ से जो भी मिनिमम प्राइस हो सकती है, फिर इसमें हम मिनिमम प्राइसिंग कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल डिसीजंस दैट आर फेस्ड बाय कंपनीज। हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं कि whenever there is a decision making, हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज नहीं करेंगे, हम वहां पे यूज करते हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग का। है तो एक मैंने एग्जांपल दी, देयर इज अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रोसेस और दूसरा है रेलेवेंट कॉस्टिंग। व्हाट इज रेलेवेंट कॉस्टिंग? दिस इज मैटर ऑफ सब्जेक्ट जजमेंट, सब्जेक्टिव जजमेंट। तो इसको थोड़ा आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसके कोई एब्सोल्यूट ट्रू एंड फॉल्स नहीं है, कोई एब्सोल्यूट आंसर्स नहीं है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ्स नहीं है, ये सिचुएशनल है। ठीक है, व्हाट इज रेलेवेंट? तो रेलेवेंट कॉस्टिंग इज कैश इनफ्लोस and outflows that are directly affected by decision. Simple. Rabia, contract pricing is like, let's say for instance, हम टेलर सर्विसेज का हमारा बिजनेस है और हम मल्टीपल ड्रेसेस बना के बेचते हैं। लेकिन एक स्कूल आपसे कांटेक्ट करता है कि आप हमारे स्टूडेंट्स, लेट्स से उनके पास दे हैव गॉट सम अराउंड 800 स्टूडेंट्स, लेट्स से फॉर इंस्टेंस, और वो आपको कहते हैं कि हमें आप 800 स्टूडेंट्स का यूनिफॉर्म बना के दें। दिस कैन बी प्रॉफिटेबल
कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन यू आर नॉट अलोन। उसने आपके कॉम्पिटिटर्स जो बाकी इस बिजनेस में, इस फील्ड में है, टेलरिंग सर्विसेज में है, उनको भी ऐसी कोटेशन के लिए इनविटेशन भेजी है। अब हम इस कॉन्ट्रैक्ट को, दैट इज टू स्टिच 800 यूनिफॉर्म्स के लिए, हमें एक प्राइस कोट करनी है, और वो प्राइस ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके लिए हाँ या ना है, बस। इसमें बार्गेनिंग और नेगोशिएशन का कोई गेम नहीं है। लिहाजा अल्टीमेटली आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो अगर कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाए तो उसको कंप्लीट करना आपके गले में आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इतना महंगा नहीं करना कि आपका कोई कॉम्पिटिटर या कोई दूसरा बिजनेस उस कॉन्ट्रैक्ट को विन कर जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग का मकसद यह है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को बिड करने के लिए हम कितनी कीमत लगाएंगे, हम क्या प्राइस उसकी लगाएंगे। ओके, सो द टॉपिक इज रेलेवेंट कॉस्टिंग। रेलेवेंट का मकसद क्या है? कोई भी कैश इनफ्लोज है या आउटफ्लोज है, यानी इनकम या एक्सपेंसेस, जो हमारी डिसीजन की वजह से डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। यानी हम जब फैसला ले रहे होंगे तो while deciding we must only consider factors that are relevant, that are affected by your decision. जो फैक्टर्स आपके डिसीजन से अफेक्ट नहीं हो रहे, they were no concern with what you decide, तो उनको हम irrelevant कहते हैं। Like, say for instance, हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हम अपने कैंपस के अंदर एक नया प्रोग्राम लॉन्च करें, कोई नया डिग्री प्रोग्राम लॉन्च करें या कोई डिप्लोमा प्रोग्राम लॉन्च करें, तो उसमें जितने भी एडमिशन्स होंगे और उन एडमिशन से हमें जितने भी फीस रिसीव होगी, वो इंक्रीमेंटल होगी, वो एक्स्ट्रा होगी। बहरहाल होता यह है कि हम उस डिग्री प्रोग्राम को स्टडी करने के लिए एक रिसर्च कंडक्ट करते हैं। हम ये देखते हैं कि वो डिग्री प्रोग्राम कैसे होता है, कहाँ से होता है, कितने साल का है, एफिलिएशन कैसे लेनी होती है, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, और मार्केट कितनी है, कितने स्टूडेंट्स उसमें इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, फीस हम क्या चार्ज कर सकते हैं, टीचर्स कहाँ से मिलेंगे, सैलरी क्या देनी है, कितने एडमिशन हम दे सकते हैं, उन एडमिशन से हम कितना कमा सकते हैं, फीस क्या चार्ज कर सकते हैं। हमने उस पर रिसर्च कंडक्ट करवाई है, और जिस फर्म से हमने रिसर्च करवाई है, दे हैव चार्ज अस 800,000 रुपीज, 8 लाख रुपए उस कंपनी ने हमसे चार्ज किए हैं। उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन मिल गई है कि व्हाट आर द फैक्ट्स अबाउट द डिग्री प्रोग्राम और द डिप्लोमा प्रोग्राम। नाउ व्हाट यू आर कंसर्न विद, हमारा डिसीजन ये होना है कि क्या हमें वो प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी क्या वो प्रोग्राम हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो 8 लाख रुपए का खर्चा आप ऑलरेडी कर चुके हैं, अब अगर आप प्रोग्राम स्टार्ट करते भी हैं या नहीं करते, लेट्स से आपको लगता है दैट्स नॉट फ्रूटफुल, कोई ज्यादा लुक्रेटिव नहीं है, ऐसे कोई इंसेंटिव्स नहीं है उसके, कोई बेकार सा प्रोग्राम है, हमारे कैलिबर को सूट नहीं करता, लेट्स से फॉर इंस्टेंस, एंड वी डिसाइड नॉट इन फेवर ऑफ लॉन्चिंग दैट डिग्री प्रोग्राम और द डिप्लोमा प्रोग्राम। तो जो 8 लाख रुपए हम फर्म को पे कर चुके हैं, उसके बारे में अब सोचना फजूल है। द रीजन इज कि वो खर्चा ऑलरेडी हो चुका है। अब आप प्रोग्राम लॉन्च कर रहे या ना करें, वो खर्चा तो अपनी जगह पे इंकर हो चुका। रेलेवेंट कॉस्ट का मकसद है वो इनफ्लोज और आउटफ्लोज जो डायरेक्टली आपके डिसीजन की वजह से अराइज होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल पहला,
future cash flows are relevant. What do I mean by future cash flows? एक कैश फ्लोज होते हैं पास्ट, तो आप ऑलरेडी इनकर कर चुके हैं, और एक कैश फ्लोज ऐसे हैं जो कि फ्यूचर में आएंगे। तो जो भी फ्यूचर, इसमें एक बात है फ्यूचर, फ्यूचर रेलेवेंट है। इसका मकसद जो खर्चा आप इससे पहले कर चुके हैं, जिसको हम कहते हैं पास्ट या संक, पास्ट कॉस्ट या संक कॉस्ट है, वो इररेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि अब हम फैसला कोई सा भी लें, जो खर्चा ऑलरेडी हो चुका है उसकी सेहत पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा आपके फैसले से। लिहाजा अब जब आप फैसला ले रहे हैं तो पीछे मुड़ के ना देखें, अब सिर्फ आगे देखें कि जो इनफ्लोज अब आने हैं या जो आउटफ्लोज अब होंगे, हम सिर्फ फ्यूचर को देखेंगे, ना कि पास्ट को। तो जो भी खर्चे हम पहले कर चुके हैं, वो खर्चों को हम इररेलेवेंट मानेंगे। दूसरा इसमें बात की गई है, कैश फ्लोज आर रेलेवेंट। लिहाजा जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस या इनकम्स हैं, आर कंसिडर्ड इररेलेवेंट। लाइक डेप्रिसिएशन है, इम्पेयरमेंट है, अमोर्टाइजेशन है वगैरह। ऐसी कोई भी चीज है जिनका पैसों से कोई लेना देना नहीं है, वो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं है, उनको हम मानते हैं इररेलेवेंट। तो डेप्रिसिएशन हमेशा इररेलेवेंट रहेगी, बिकॉज अब हम फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं और जो पैसे देने पड़ेंगे या जो पैसे मिलेंगे, हम सिर्फ उनकी बात करेंगे। हम ये कह सकते हैं that variable costs are relevant। मिसाल, अगर हम हैदराबाद से कराची वैसे ही जा रहे हैं, लाइक लेट्स से हमारी वैन है या हमारी बस है, तो बस हमारी अपनी नहीं है, उसका मालिक कोई और है। होता हमारी डील ये है कि हम अपने बस के मालिक के साथ ये डील रखते हैं कि जितने भी पैसेंजर्स हमारे साथ चलेंगे, पर पैसेंजर 200 रुपए हम उस बस के मालिक को देंगे और पर पैसेंजर 30 रुपए हम उस अड्डे वाले को देंगे जहां हमारी गाड़ी पार्क होती है। अब अगर हम ऑलमोस्ट जितनी भी सीट्स हमारे पास फिल हो सकी, हमारा टाइम हो चुका है निकलने का, हम निकलने ही वाले हैं, कि 4 पैसेंजर्स दूर से भागते हुए आपको इशारा करते हैं कि 1 मिनट रुकिए। जब हम उससे बात करते हैं तो वो पैसेंजर्स कहते हैं कि देखो हमें भी कराची जाना है और आप तो कराची वैसे भी जा रहे हैं, तो आपके पास अगर सीट्स खाली हो तो हम भी आपके साथ चल लेते हैं। तो हम कहते हैं बिस्मिल्लाह, हम तो हैं ही आपके लिए, अगर आप हमारे साथ चलेंगे जब तो हमारी रोजी है। वैसे हम किराया चार्ज करते हैं 600 रुपए, लेकिन ये पैसेंजर्स कहते हैं कि हम आपको देंगे 200 रुपए पर हेड। पॉइंट उनका भी वैलिड है कि जा तो हम वैसे ही रहे हैं,
4 सीटें खाली लेके जा रहे हैं, 4 सीटों पे लोग बैठ जाएंगे। क्या उन 4 लोगों के सीट पे बैठने से हमारी फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाएगी क्या? तो आप क्या मशवरा देते हैं, हम उनको 200-200 रुपए में कराची ले जाएं? तो हम इस डिसीजन लेते वक्त फ्यूल कॉस्ट नहीं सोचेंगे, क्योंकि फ्यूल तो हमारा वैसे ही कंज्यूम होगा। टोल टैक्सेस तो आप वैसे ही देंगे, ड्राइवर को सैलरी वैसे ही मिलेगी, कंडक्टर जो हेल्पर होता है उसको सैलरी वैसे ही मिलेगी। लेकिन हर एक पैसेंजर के ऊपर हमारा जेब खर्च ही 230 रुपए है। वेल सेट रितेश, के 200 रुपए हमने मालिक को देने हैं, बस का जो ऑनर है, और 30 रुपीज हमने अड्डे को देने हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट के बारे में आप सोच रहे हैं, लेकिन बिलफर्ज अगर बस भी आपकी होती और अड्डे के कोई खर्चे नहीं होते, आप सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद से कराची जाते और आपकी फ्यूल कॉस्ट पड़ती, टोल टैक्सेस पड़ते, आपकी कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट ना होती, आपकी टोटली कॉस्ट फिक्स्ड होती, तो क्या उन 4 बंदों को अकोमोडेट करने का आप सोचते या उनको अलाउ कर सकते थे? करेक्ट, यस। तो वेरिएबल कॉस्ट रेलेवेंट है क्योंकि हमारे डिसीजन की वजह से आती है। एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है जनरल। ठीक है, तो जनरल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या होगी? इररेलेवेंट होगी। कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं जो कि स्पेसिफिक होती हैं, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड कॉस्ट। लेट्स अज्यूम ये 4 बंदे आपको कहते हैं कि हमें आप लेके चलें, और तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कोई भी नहीं है, डीजल उतना ही चलेगा, टोल टैक्स उतना ही भरना पड़ेगा, सो वी आर बियरिंग नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। लेकिन ये हमारी कैपेसिटी से ज्यादा बचे हैं, हमारे पास सीट्स हैं 2 और वो कहते हैं कि हम हैं 4। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम 2 स्टूल लगा के इनको बिठा दें एंड दे आर कंफर्टेबल विद इट। हालांकि इनकी वजह से वेरिएबल कॉस्ट कोई नहीं आएगी, लेकिन हमें पता है कि जब चेकिंग होगी तो टोल प्लाजा पे हमारी कंपनी या हमारी बस को 1200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा एक्सेस कैपेसिटी के ऊपर। अब ये जो 1200 रुपए की पेनल्टी है, जो 1200 रुपए का फाइन है, वो किसकी वजह से पड़ रहा है, वो किन की वजह से पड़ रहा है? वो इन 4 पैसेंजर्स की वजह से ही हमें बेयर करना पड़ेगा। हालांकि है तो फिक्स्ड, लेकिन आएगा किन की वजह से? इन 4 पैसेंजर्स की वजह से। तो वो खर्चा जो डायरेक्टली आपके प्रोजेक्ट की, आपके डिसीजन की वजह से आए, उसको भी रेलेवेंट माना जाएगा। सो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड कॉस्ट आर रेलेवेंट। आप में से किसी को आइडिया व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? व्हाट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? यस मनायल।
So say for instance, we have got an space. हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हमारे जो क्लासरूम्स फ्री हैं, हम उन क्लासरूम्स को किसी को लेट आउट कर सकते हैं, किसी को रेंट आउट कर सकते हैं। एंड वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से वील बी गेटिंग 80,000 रुपीज पर मंथ अगर हम किसी को अपने क्लासरूम्स लेट आउट करते हैं तो। लेकिन अगर हम उस क्लासरूम्स के अंदर अपना ही कोई प्रोग्राम लॉन्च कर दें, हम अपना ही कोई डिप्लोमा या डिग्री प्रोग्राम लॉन्च कर दें, तो we'll lose the opportunity, we'll miss out the opportunity to let the rooms out. तो वो जो 80,000 रुपीज आप कमा सकते थे, तो जो भी प्रॉफिट या इनकम थी, जो हम मिस आउट कर देंगे, जो हम फोरगो कर देंगे अगर हम ये डिसीजन लेते हैं तो ऐसी कॉस्ट को हम नाम देते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, तो हम इसको एक सब्जेक्टिव फेज में ला रहे हैं। अब ये आपके डिसीजंस होंगे। साथ इम्प्लिसिट कॉस्ट्स आर वी कैन से जो कि इंटीग्रेटेड है, लाइक वी हैव टू बेयर, बट दिस इज नॉट इम्प्लिसिट। दिस इज लाइक कि अगर हम लेट्स से आई हैव गॉट कैश, मेरे पास अगर बैलेंस है 20 लाख रुपए का, और मैं उस 20 लाख रुपए को एक रेस्टोरेंट या एक बिजनेस स्टार्ट करने में लगा देता हूं, तो मेरे पास ऑप्शन ये था कि उस 20 लाख रुपए को अगर मैं बैंक में डिपॉजिट कर देता तो वहां से बिलफर्स्ट 10% पर एनम मुझे रिटर्न मिलता ही मिलता। अगर वो 20 लाख रुपए मैं किसी बिजनेस में लगा देता हूं, तो वो जो 10% मैं बैंक से कमा सकता था, ऑब्वियसली अब मैं नहीं कमा सकूंगा। सो आई विल बी foregoing an opportunity to earn 10% on my investment अगर मैं उसको किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता हूं तो वो अमाउंट या वो रेवेन्यू या वो इनकम जो हमारी बिजनेस फॉरगो कर देगी बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, तो सब्जेक्टिवली हम क्या बात कर रहे हैं? रेलेवेंट कॉस्ट वो इनफ्लोज या आउटफ्लोज दैट आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय योर डिसीजन। से फॉर इंस्टेंस, हमें एक प्रोजेक्ट के लिए मटेरियल चाहिए। मेरी एग्जाम्पल को समझिएगा। हम डेवलपर्स हैं या बिल्डर्स हैं, हमारी मुख्तलिफ साइट्स पे काम चल रहा है। एक कस्टमर हमें अप्रोच करता है कि आप मुझे मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ छत डाल दें। घर पहले से बना हुआ है, आपने कोई कमरे नहीं बनाने, कोई आपने चुनाई नहीं करनी, दीवारें नहीं खड़ी करनी है। आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे घर के ऊपर एक छत डाल देनी है, जो कि आरसीसी छत होगी, जो कि हम पहले सरिये का जाल बनाएंगे और उसकी शटरिंग करेंगे और उसके ऊपर सीमेंट से उसकी पूरी भराई करेंगे। तो आपको कोट करना है कि आप ये छत कितने में भर सकते हैं, या ये काम आप कितने में कर सकते हैं। तो हमें पता चलता है कि इस छत को भरने के लिए हमें सरिया चाहिए, लोहा, और सीमेंट चाहिए, और क्रश चाहिए जो कि पत्थर होते हैं। ये चीजें हमें रिक्वायर्ड है। तो हम ये देखते हैं कि हमारी रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितनी होगी। हमें इसको कोट करने के लिए ये देखना है कि इसमें सरिया काम में आएगा, और बिलफर्ज उसकी छत के भरने में हमें 4 टन लोहा चाहिए, 4 टन सरिया चाहिए। तो आप उसकी कॉस्ट क्या लगाएंगे? मार्केट में
1 टन चल रहा है 1,15,000 रुपए का। आपको इस जॉब के अंदर 4 टन सरिया चाहिए। मार्केट में ये सरिया चल रहा है 1,15,000 रुपए का टन, और आपके पास पहले से कोई सरिया मौजूद नहीं है। अच्छा, अब क्या हुआ कि अगर मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट लगानी है, तो आपने सबसे पहला सवाल ये करना है कि क्या ये मटेरियल हमारे पास पहले से मौजूद है। और जवाब आता है नहीं। तो उस जॉब के लिए जो हमें सरिया चाहिए, अगर हमारे पास पहले से वो सरिया मौजूद नहीं है, तो इस जॉब को मुकम्मल करने के लिए आप ये सरिया कहां से लाएंगे? फेयर। तो वी हैव टू बाय दैट फ्रॉम मार्केट, और मार्केट में वो चल रहा है 1,15,000 रुपए का टन, और हमें चाहिए 4 टन। तो वी गॉट नो अदर ऑप्शन बट टू परचेज इट फ्रॉम मार्केट। तो मैं आपकी कॉन्ट्रैक्ट को जो पैसे लगाऊंगा, वो लगाऊंगा करंट परचेज कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। है। तो सिंस हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है, तो हम आपकी इस जॉब के लिए जो मटेरियल लगाएंगे वो मार्केट से ही खरीदना पड़ेगा, और हम आपको वही उतने ही पैसे लगाएंगे जितने का मार्केट में मिल रहा है। लेकिन अगर हमें पता चलता है कि हमारे पास ये मटेरियल स्टॉक में मौजूद है, तो सवाल आपने ये पूछना है कि ये मटेरियल आपके पास रखा हुआ है या पड़ा हुआ है। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रखा हुआ और पड़ा हुआ? और जो पड़ा हुआ है मतलब दैट इज एक्स्ट्रा। सही। अच्छा, बहरहाल आपने कहा कि हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है, तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या ये मटेरियल आपकी कंपनी में रेगुलर यूज में होता है? और अगर आप जवाब देते हैं हाँ, एज आई सेड कि हम तो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, और सरिया हम रेगुलरली यूज करते रहते हैं, और मुख्तलिफ साइट्स पे हमें ये काम में आता रहता है। तो अगर आपके पास जो सरिया मौजूद है, आपने खरीदा था 1,07,000 रुपए पर टन, मेरी बात को समझिएगा। उस कस्टमर की जॉब को कंप्लीट करने के लिए हमें 4 टन सरिया चाहिए। हमारे पास वो 4 टन सरिया ऑलरेडी मौजूद तो है, जो कि हमने खरीदा था फॉर 107,000 रुपीज पर टन। लेकिन आज मार्केट में वही सरिया 115,000 रुपीज पर टन के हिसाब से परचेज किया जा सकता है।
इस कस्टमर की जॉब को आप ये सरिया कितने का लगाएंगे? व्हाट्स योर सजेशन? इस कस्टमर की जॉब को आप ये सरिया कितने का लगाएंगे? सो वी आर एग्रीइंग एट अ पॉइंट कि हम इसको लगाएंगे मार्केट वैल्यू पे, क्योंकि ये हमारे काम की चीज है। वजह, क्योंकि अगर मैंने आपको दे दिया तो मुझे तो दोबारा खरीदना पड़ेगा। लेट्स अज्यूम मेरे पास पावर बैंक्स रखे हुए हो और आप किसी इमरजेंसी में निकल रहे हैं। लेट्स से आप मुझे किसी एयरपोर्ट पे मिल जाते हैं या किसी बस बस स्टेशन पे मिल जाते हैं और आप मुझे कहते हैं कि सर ये पावर बैंक मुझे भी खरीदने थे, हालांकि मेरे यूज्ड है, ठीक है, बिल्कुल जीरो नहीं है, यूज्ड है। और आप कहते हैं कि सर मुझे ये खरीदने थे, मुझे अपने गांव लेके जाने हैं और वहां से ये पावर बैंक्स नहीं मिलेंगे, तो आप काइंडली ये पावर बैंक्स मुझे दे दें। और ये पावर बैंक्स मेरे काम में होते हैं। मैंने ये पावर बैंक खुद खरीदा था 2500 रुपए का, 2500 रुपीज का। लेकिन आज यही पावर बैंक मार्केट में 3250 रुपीज का है। मैंने खरीदा था 2500 का, आज मार्केट में 3250 रुपीज का है। और मेरे काम के हैं पावर बैंक्स, ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा है मेरे पास, मेरे काम के हैं। अगर मैंने आपको दे दिए तो मुझे वापस खरीदने पड़ेंगे। लेकिन आप इमरजेंसी में हैं, आपके पास टाइम नहीं है कि आप मार्केट से जाके खरीदें, आप मुझसे ये पावर बैंक्स लेके जाना चाहते हैं। तो उस स्टेशन पे अगर मैं आपको ये पावर बैंक्स बेचूं तो कितने के बेचूं? व्हाट प्राइस वुड यू चार्ज? ओके, यू पीपल आर सेइंग इसको मार्केट वैल्यू पे चार्ज करें 3250 पे। लेट्स से फॉर इंस्टेंस अगर ये पावर बैंक आप मार्केट में बेचते हैं तो 1000 रुपीज ईच जाएगा। फिर अगर ये पावर बैंक आप मार्केट में बेचते हैं तो 1000 रुपए का पावर बैंक जाएगा। अब ठीक है, माहौल में थोड़ी नरमी आ गई। नीतीश कह रहा है कि अब 3250 रुपए चार्ज करना नामुनासिब है। और मनाहिल कह रही है कि फिर 2500 रुपए जो हमारे कहते वही मिल जाए। बाकियों का क्या ख्याल है? 2500 में 100 में आपने खरीदा था, 3250 का आज नया मिलेगा मार्केट से, और 1000 रुपीज का अगर आप बेचेंगे तो जाएगा। अगर मैं इसको 2500 का सेल कर देता हूं, ओके, मुस्कान से 1000 और 2500 के बीच में दे दें। चलिए मैंने दे दिया, लेट्स से मैं 2500 का ही दे देता हूं। फिर मैं क्या करूंगा? अगर मैं आपको पावर बैंक 2500 का दे दूं, 1000 का दे दूं, 1500 का दे दूं, 2000 का दे दूं, 3000 का दे दूं, आपको देने के बाद फिर मेरी जेब से कितने पैसे जाएंगे? क्योंकि पावर बैंक्स मुझे तो चाहिए, मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है। तो अगर मैं आपको 3250 से सस्ते में दे भी देता हूं, मेरी जेब से तो वापस 3250 ही जाएंगे ना। बेचने का मुझे शौक तो नहीं है। यस मनाहिल। सर मैं फिर तो अगर रेगुलर यूज में नहीं है तो हमारे पास, क्योंकि किसी मकसद का नहीं है। और फिर पूछता हूं कि क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है? आप कहते हैं नहीं, तो हम लगाएंगे इसकी रिलाइजेबल वैल्यू। अब बात करते हैं कि वो जो पावर बैंक्स मेरे पास रखे हुए हैं, वो इनफैक्ट रखे हुए नहीं है, पड़े हुए हैं, मेरे पास किसी काम के नहीं है। या वो जो सरिया है वो अब मैंने काम बंद कर दिया है, अब मैं मटेरियल वाला काम करता ही नहीं हूँ। तो वो जो सरिया मैंने खरीदा हुआ है वो मेरे किसी भी मकसद का नहीं है, वो मेरे किसी भी काम का नहीं है। अब मेरे एक और पॉइंट पे हम आते हैं। मैंने सरिया खरीदा था 1,07,000 रुपए का। ठीक है, हमने सरिया खरीदा था 1,07,000 रुपए का, 107,000।
आज अगर नया खरीदेंगे तो 1,15,000 रुपए का मिलेगा, लेकिन जो सरिया आपके पास मौजूद है, इसको अगर आप बेचते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो ये जाएगा 1,00,000 रुपए का। और हमारे पास अब इस सरिये का कोई भी काम नहीं है। हमने मटेरियल के साथ काम करना बंद कर दिया है। तो आखिर में किसी कंस्ट्रक्शन में हमारे ये 4 टन एक्स्ट्रा आ गए थे, तो वो मेरे पास पड़े हुए हैं। व्हाट वुड यू सजेस्ट? इस कस्टमर की जॉब को आप सरिया कितने का लगाएंगे? आप सबका आंसर है 1,00,000 रुपए। तो अगर इसका कोई भी अब मकसद नहीं है, तो हम उसको रियलाइजेबल वैल्यू पे ही लगाएंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये किसी और मटेरियल की जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, तो हम ये देखेंगे कि हम इसमें से कितनी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम देखेंगे हायर ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू। लेट्स अज्यूम वी हैव गॉट अ केमिकल। वो केमिकल हमने खरीदा था 30,000 रुपीज का। आज अगर नया खरीदा जाए तो मिलेगा 34,000 का। लेकिन अगर ये वाला केमिकल बेचे तो जाएगा 25,000 का। और हमें हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आई है जिसमें वो केमिकल इस्तेमाल हो सकता है। तो आपने देखना है कि क्या वो केमिकल आपके पास रेगुलर यूज में है। अगर मैं कहता हूं जी रेगुलरली इस्तेमाल होता रहता है, तो बेहतर है कि इस जॉब के लिए आप नया ही खरीद लें। इस वाले केमिकल पे बुरी नजर ना डालें। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, अब ये केमिकल हमारे किसी मकसद का नहीं है, तो आप देखेंगे कि इसको बेच कितने का सकते हैं, 25,000 का। लेकिन ये केमिकल क्यू, लेट्स से केमिकल क्यू केमिकल एस की जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। अगर केमिकल क्यू को केमिकल एस की जगह पे इस्तेमाल किया जाए, तो 1,28,000 रुपए बचाए जा सकते हैं। तो हम देखेंगे सब्स्टिट्यूट, यानी अगर हम उसको केमिकल एस से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1,28,000 रुपए का फायदा देगा। बेचेंगे तो 1,25,000 का जाएगा। तो हमारे लिए बेहतर होगा कि इसको सब्स्टिट्यूट करें। लेकिन आप सब्स्टिट्यूट ना करें, आप मुझे दे दें, मेरी जॉब पे लगा दें, मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो हमने वैल्यूज क्या क्या पढ़ी? एक होती है परचेज कॉस्ट। व्हाट इज परचेज कॉस्ट? जितने में हमने खरीदा था। ये हमेशा इररिलेवेंट रहेगी, क्योंकि आपने कितने में खरीदा था, ये कहानियां सुनाने का अब कोई फायदा है नहीं। दूसरा, रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू का मकसद, आज अगर उसको हम बेचें तो कितने का जाएगा। और तीसरा है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मकसद कि अगर हम ऐसा ही न्यू खरीदें तो कितने का पड़ेगा। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, तो हम अब जॉब की तरफ आ जाते हैं। एक क्वेश्चन है,
Okay. The question reads, a company is considering whether to agree to do a job for a customer. It has sufficient spare capacity to take on this job. यानी हम हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है, हम ये जॉब कर सकते हैं. To do the job, 3 different direct materials will be required. One is material X, material Y, and material Z. The data relating to these materials is as follows. Okay, material कौन सा है? Quantity needed for the job. इस job के लिए हमें कितने kgs चाहिए? Quantity currently held as inventory, हमारे पास already कितने मौजूद है? Original cost, यानी historical cost, जितने में हमने खरीदे थे. करंट परचेज कॉस्ट, आज अगर खरीदे तो कितने का मिलेगा. करंट डिस्पोजल वैल्यू, आज अगर बेचे तो कितने का जाएगा. मटेरियल एक्स, क्या आपको कितने केजीज चाहिए, कितने यूनिट्स चाहिए? 800, जिसमें से 200 यूनिट्स आपके पास पहले से ही मौजूद है. खरीदे थे आपने 20 रुपए में, आज खरीदेंगे तो 23 रुपए का मिलेगा. आज अगर बेचेंगे तो 22 रुपए का 1 केजी जाएगा. मटेरियल वाई, 600 केजीज चाहिए, 400 मौजूद है, 15 में खरीदे थे, 19 में आज मिलेंगे, 12 में आज बिकेंगे. मटेरियल जेड, 500 चाहिए, 300 है, 30 में खरीदे थे, 40 में आज मिलेंगे, 20 में जाएंगे. मटेरियल एक्स is what? Regularly used by the company for other work. Material Y is no longer in regular use. And the units currently held as inventory have no alternative use. Material Z is also no longer in regular use, but if the existing inventory of the material is not used for this job, they can be used as a substitute material on a different job where the contribution would be 25 rupees per unit of material Z. What is contribution? Anyone? What is contribution? Correct, Hitesh. Manahel, correct. So contribution is basically selling price minus variable cost. This is what we learned in marginal costing. So it says कि जो मटेरियल Z के 300 यूनिट्स है तो वो भी किसी काम के नहीं, लेकिन हम उसको सब्स्टिट्यूट की हैसियत में यूज कर सकते हैं. और जहां से हम 25 रुपए पर यूनिट के हिसाब से कंट्रीब्यूशन कमाते हैं. अगर मटेरियल Z हम इस जॉब पे लगा देंगे तो हम वो जॉब कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और 25 रुपए पर यूनिट नहीं कमा सकेंगे. ओवर टू यू. आपने मुझे बताना है कि इन तीनों मटेरियल्स की रेलेवेंट कॉस्ट कितनी कितनी है और टोटल हमारी रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कितनी होगी. वेटिंग फॉर योर आंसर. ओके, स्टार्ट करते हैं. आई गॉट फ्यू आंसर्स. मनाहल, यू आर नॉट श्योर. फेयर, ठीक है. तो सबसे पहले आते हैं कि फॉर दिस जॉब वी नीड अ मटेरियल एक्स.
मटेरियल एक्स के आपको चाहिए कितने? 800 यूनिट्स, जिसमें से 200 यूनिट्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन रखे हुए हैं या पड़े हुए हैं, ये हम देख लेते हैं। इट सेज मटेरियल एक्स इज रेगुलरली यूज्ड। तो अगर मैं मटेरियल एक्स आपकी जॉब पे लगा भी देता हूं तो मुझे तो दोबारा खरीदना पड़ेगा, मेरी जेब पे तो वापस इसके पैसे आएंगे। तो आज अगर इसको खरीदेंगे तो 23 रुपए का पड़ेगा। बेहतर नहीं है कि 800 के 800 यूनिट्स मार्केट के ऊपर लगाए जाए, मार्केट रेट पे लगाए जाए? So we have got 800 units at 23 each. कितना बना? $18,400। जो 200 यूनिट्स मेरे पास पहले से मौजूद हैं, आप इस पे बिल्कुल भी बुरी नजर ना डालें, क्योंकि वो मेरे वैसे ही रेगुलर यूज के हैं। और अगर मैंने इस जॉब पे लगा भी दिए तो मुझे तो वैसे ही टॉप अप करने पड़ेंगे, रिप्लेनिश करने पड़ेंगे, मुझे तो दोबारा खरीदने पड़ेंगे। तो आई मस्ट नॉट बी बेयरिंग एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। मटेरियल वाई? क्या सीन है? वी नीड 600 यूनिट्स एंड वी हैव ऑलरेडी गॉट 400। ये ना तो हमारे यूज के हैं और ना ही इसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज हो सकता है। तो क्या किया जाए? जो 400 यूनिट्स पड़े हुए हैं वो किस पे लगाएं? फिर 400 यूनिट्स जो हमारे पास पड़े हुए हैं उसको हम लगा लेंगे 12 रुपए की डिस्पोजल वैल्यू पे। बाकी कितने चाहिए? 200। वो तो क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, तो हम किस वैल्यू पे लगाएंगे? जितने में नए खरीदे जा सकते हैं, 19। ठीक है, कितना बना? 4801। टोटल 8600। फिर कोई कंफ्यूजन नहीं है? लास्ट। मटेरियल जेड, out of 500 units we already have 300 in stock। ये 300 भी हमारे वैसे किसी काम के नहीं है, लेकिन इसको हम एक जगह पे सब्स्टिट्यूट की हैसियत में यूज कर सकते हैं, जहां से हम 25 रुपए पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन कमा सकते हैं। अगर मटेरियल जेड के इन यूनिट्स को हम इस कस्टमर की जॉब पे इस्तेमाल कर देंगे तो we'll be losing the opportunity of making 25 rupees per unit contribution। क्योंकि मेरा ये नुकसान आपकी वजह से होगा, तो इस नुकसान को चार्ज भी मैं आप ही को करूंगा। तो आप देखें कि इस मटेरियल जेड को मार्केट में बेचना ज्यादा बेहतर है कि सब्स्टिट्यूट के हैसियत पे यूज करना ज्यादा बेहतर है? If we are disposing it off, we are making 20 rupees per unit only।
If we are using this as a substitute, so we are able to make 25 rupees per unit. तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है कि हम 25 रुपए की हैसियत में इसको कमाएं। कितने यूनिट्स आपके पास हैं जिसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? 300। इसकी हम आपको लगाएंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आए तो ठीक, नहीं तो मना कर दीजिएगा, मैं भी पलट के जवाब बुलाऊंगा नहीं, क्योंकि ये मैं मिनिमम लगा रहा हूं, इससे कम में मुझे वारा नहीं खाएगी चीज। और बाकी मुझे चाहिए 200 यूनिट्स। जो कि ऑब्वियसली मुझे मार्केट से खरीदने पड़ेंगे, और मार्केट में ये यूनिट चल रहा है 40 रुपए का। कितना बना अमाउंट? $15,500। टोटल कितना है? 42,500। Z's disposal value is 20, Ritesh. Original cost was 30, लेकिन हमने कितने में बाय किया था, दैट इज टोटली इररेलेवेंट। तो ये वाला कॉलम तो आप हटा ही दें तो बेहतर है। क्योंकि हमने कितने में खरीदा था, ये कहानियां सुनने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ। हाँ, इफ इट इज 30 तो इट इज बेटर टू डिस्पोज इट ऑफ, क्योंकि अगर मैं इसको बेचूंगा तो मुझे ज्यादा वैल्यू दे रहा है। Because as I said, we would use the higher of। दोनों में से जो ज्यादा बेनिफिशियल होगा हम उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम थोड़े एडवांस सवाल पे आते हैं, और आपने कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहना है। लेट्स रीड। जी मरियम, जो 25 की वैल्यू थी वो क्वेश्चन के आखिर में मेंशन थी ना, एज अ कंट्रीब्यूशन। ओके, ठीक है। इट सेज द टेलीफोन कंपनी is a company specializing in provision of telephone systems for commercial clients. Fair? So in case 7 हमारे लिए ज्यादा सुटेबल ये है कि हम स्वाइप 1 को स्वाइप 2 में कन्वर्ट करवाएं, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ स्वाइप 1 विल बी 3,000 एज इज डिस्पोजेबल वैल्यू प्लस 4,600 ऑफ मॉडिफिकेशन। ये हमारा खर्चा हो जाएगा 7,600 का।
तो वी हैव गॉट an ऑप्शन कि या तो हम स्वाइप 1 को स्वाइप 2 में कन्वर्ट करें 7600 में, या डायरेक्टली स्वाइप 2 खरीदें फॉर 10800. सो इट्स ऑब्वियसली cheaper for us to get converted swipe 1 into swipe 2. So relevant cost would be 7600. Note number 8, 1000 meters of cable would be required to wire up the system. The cable is used frequently by T company and it has 200 meters in inventory. बस जब आपने हमें बोल दिया कि this is used frequently, तो रखे हुए तार पे नजर डालने का फायदा नहीं है. The current market price is 1.3 per meter. और आपको कितने मीटर चाहिए? 1000 मीटर्स चाहिए. तो जो रखा हुआ है, जो हमारे पास ऑलरेडी 200 मीटर्स मौजूद है, हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज आपने पहले ही कह दिया, बात शुरू करने से पहले ही कह दिया कि दिस इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली. So 1000 meters multiplied by 1.3 would be its relevant cost. You should assume there are 4 weeks in each month and that the standard working hours are 40 hours long. Done.